नमस्कार, नमस्ते बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और मैं हूं आपके साथ रुचिका। तो आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ बिल। दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। सदन में हंगामे के आसार हैं। 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश करने की तैयारी है बिल को। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का ये अपडेट, दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा सदन में। लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी और वहीं देखिए सदन में हंगामे के भी आसार हैं। 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश करने की तैयारी है बिल को। सदन में विपक्ष इस बिल को लेकर के हंगामा कर सकता है। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के जो सांसद हैं वो भी हंगामा कर सकते हैं इस बिल को लेकर। इस बिल को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है और आपको बताते चलें आज पेश किया जाना है सदन में। तो लोकसभा में देखिए सदन में हंगामे के आसार हैं। इस बिल पर लोकसभा में 8 घंटे चर्चा होगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हर जगह चर्चा हो रही है। आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का समय है जब बिल को पेश किया जाएगा। तो क्या अफवाहें वक्फ बिल को लेकर के चल रही हैं और आखिर में सच्चाई क्या है वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। इसका मकसद क्या है? देखिए, कामकाज को कानूनी मान्यता देना है। और आज आपको बता दें कि वक्फ बिल पेश किया जाना है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां इदारा-ए-शरिया का सीएम नीतीश को पत्र भेजा गया है। वक्फ बिल पेश होने से पहले ये पत्र भेजा गया। सीएम नीतीश से मांग की गई है कि फिर से समर्थन पर विचार की मांग सीएम नीतीश से की गई है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बिहार के राजनीति गलियारे से बता रहे हैं, जहां इदारा-ए-शरिया का सीएम नीतीश को पत्र भेजा गया है। वक्फ बिल पेश होने से पहले ये पत्र भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, सीएम नीतीश कुमार को ये पत्र भेजा गया है, क्या है इस पत्र में? देखिए, इदारा-ए-शरिया बिहार का एक मुस्लिम धार्मिक संगठन है और बिहार जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी वो भी इससे जुड़े हुए हैं और काफी बड़े पद पर हैं। इदारा-ए-शरिया की तरफ से एक वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा गया है और जिसमें उनसे मांग किया गया है कि जो जेडीयू ने समर्थन किया है एक बार फिर से पुनर्विचार करे। और काफी सराहना अंदाज में नीतीश कुमार से मांग किया गया है। उन्होंने उस लाइन में ये भी लिखा गया है कि आप तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर हम दर्द नगमा सुनाने कहा जाए, मगर अर्जे मुद्दा से पहले एक कविता सुनिए जो हमारे हालत का आईना है। यानी कि एक कविता के माध्यम से नीतीश कुमार को बताने की कोशिश की गई है कि अगर वक्फ संशोधन बिल लागू होता है तो वो मुस्लिमों के लिए कितना नुकसानदेह होगा। और उसमें बिल्कुल सराहना अंदाज में लिखा गया है, दिल पे चोट लगी है अब तो आह लबों तक आई है, यूं ही छन से बोल उठना तो शीशे का दस्तूर नहीं। यानी कि मुख्यमंत्री से लगातार ये इस पूरे पत्र का मजमून अगर आप देखें तो यही है कि उसमें बताया गया है कि कैसे मुस्लिमों के लिए ये वक्फ संशोधन बिल अहितकर हो सकता है। और मुख्यमंत्री से उन्हें ये भी बताया गया कि आपने अपने 20 साल के शासनकाल में मुस्लिमों के लिए काफी कुछ किया। कई ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया जिससे मुसलमानों को राहत मिली। और एक बार इसी को लेकर एक बार फिर से मांग की गई है कि आप यह जो वक्फ बिल है मुसलमानों के भविष्य के लिए गले का फंदा है, जिसका नतीजा वक्फ संपत्तियों के विनाश के अलावा कुछ नहीं है। इसमें यानी कि विस्तार से बताने की कोशिश की गई है कि अगर वक्फ संशोधन बिल लागू होता है तो वो मुस्लिमों के लिए कितना अहितकारी होगा। और लास्ट में एक लाइन है कि फिर से सराहना अंदाज में लिखा गया कि रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ा कुछ हम कदम बढ़ाए। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि इसके माध्यम से मुसलमानों को कितनी पीड़ा हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो स्टैंड रहा है मुसलमानों को लेके वो दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ईद के मौके पे नीतीश कुमार इदारा-ए-शरिया गए थे और वहाँ पे इदारा-ए-शरिया की तरफ से नीतीश कुमार का काफी स्वागत भी किया गया था। चूंकि ईद के मौके पर नीतीश कुमार धार्मिक संगठनों के पास जाते हैं और उन्हें ईद की बधाई देते हैं। तो इदारा-ए-शरिया में भी नीतीश कुमार ईद के मौके पर गए थे और वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों को ईद की बधाई भी दी थी। और उसी दौरान आग्रह भी किया गया था। लेकिन अब जब जेडीयू ने कल बिल्कुल आनंद, और देखना होगा कि अब जो मुस्लिम समुदाय मांग कर रहे हैं क्या इस पर नीतीश कुमार उनका समर्थन करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए।
आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। दोपहर 12 बजे का समय है। इस पर 8 घंटे तक बहस चलेगी और बिल पर बहस और वोटिंग को लेकर के सभी पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। एनडीए के सभी सहयोगी दल, खासकर जेडीयू और टीडीपी की ओर से सरकार के समर्थन में जारी किए गए व्हिप के बाद ये साफ हो गया है कि नंबर गेम उसके पास है। बुधवार यानी आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। 8 घंटे तक चर्चा चलेगी और उसके बाद वोटिंग। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश का सियासी पारा हाई। पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से नंबर गेम में बाजी मारने की कोशिशें जारी है। मंगलवार को विपक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक कर आगे की रणनीति बनाई, तो सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी रणनीति को पुख्ता करने में जुटे रहे। वक्फ संशोधन बिल पर कई दिनों से ये चर्चा चलाई जा रही थी कि संसद में वोटिंग के समय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी क्या करेगी। जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में वोटिंग के 24 घंटे पहले ही तस्वीर साफ कर दी है। जेडीयू की ओर से 2 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने और सरकार का समर्थन करने की बात कही गई है। हम सरकार के साथ हैं जी। सरकार बिल ला रही है, हम सरकार के साथ हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी द्वारा कि इस पर विचार जेडीयू करे। हम सरकार के साथ हैं। कुछ ऐसा ही व्हिप टीडीपी की ओर से भी जारी किया गया है और अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने को कहा गया है। ऐसा ही व्हिप एलजेपी, आरवी, हम और शिवसेना यूबीटी की ओर से भी जारी किया गया। ऐसा नहीं है कि ऐसी कवायद सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है, कुछ ऐसी कोशिश विपक्ष की ओर से भी हुई है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। और ये भूल जाते हैं कि हमने फार्म लॉज के वक्त में कहा था, हाथ जोड़ के इसे मत पास करो, वापस लेना पड़ा ना। सड़कें रोशन हो गई, गांव गली रोशन हो गए, संसद को बुलडोज कर दिया, गांव को नहीं कर पाए सड़कों। अब सवाल है कि आखिर लोकसभा में नंबर गेम क्या है और किसके साथ, तो उसको इन आंकड़ों से समझते हैं। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 543 है, यानी बिल पास करने के लिए 272 सांसदों की जरूरत है। लोकसभा में पार्टियों के सदस्यों की बात करें तो एनडीए यानी बीजेपी और उसके साथियों के पास 294 सांसद हैं, तो कांग्रेस और उसके साथियों के पास सांसदों की संख्या 234 है। वहीं 14 अन्य सांसद भी हैं, यानी फिलहाल एनडीए के पास 294 सांसदों का समर्थन है। बहुमत से ज्यादा संख्या सरकार के पास है, मतलब अभी की स्थिति में सरकार को बिल पास कराने में कोई मुश्किल नहीं दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्फ बिल में कई अहम संशोधन की बात अब कही जा रही है। जेडीयू ने 3 अहम सुझाव दिए हैं, तीनों सुझावों को शामिल किया गया। जेडीयू के सुझावों को भी बिल में जगह दी गई है। आपको बता दें कि जेपीसी की सिफारिश के आधार पर संशोधन किए गए वक्फ बिल में कई अहम संशोधन किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि सरकार ने इन सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। जेडीयू ने सरकार से ये कहा है कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। जेडीयू का दूसरा सुझाव ये है कि नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो। मतलब कि जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है तो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से लिया जाएगा। तीसरा सुझाव ये जेडीयू की तरफ से दिया गया है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई भी धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, दरगाह आदि बनी हुई है तो उसको तोड़ा ना जाए और उसका स्टेट बरकरार रखा जाए, उसे आगे भी वैसे ही बरकरार रखने की बात जेडीयू की तरफ से की गई है। तो वक्फ में 3 अहम सुझाव जेडीयू की तरफ से दिए गए हैं, जिसको मानने का विचार अब केंद्र सरकार भी कर रही है। वक्फ बिल पर सरकार को जेडीयू का साथ मिला। जेडीयू ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है।
2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने का व्हिप जारी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू ने व्हिप जारी किया है। लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने जानकारी दी है। तो आपको बताते चले कि अब जो भी वक्फ बिल पर समर्थन देना चाह रहा है, सरकार को जेडीयू का साथ मिला है। जेडीयू के सांसदों ने व्हिप जारी करके समर्थन दिया है। 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। वक्फ संशोधन बिल पर आज सदन में 8 घंटे तक लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने समय तय की है और इसमें 4 घंटे के आसपास सत्ता पक्ष को मिलेगा और उसके बाद बाकी का समय जो है वो विपक्ष को मिलेगा। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताए, जहां जीतन राम मांझी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। मांझी ने कहा कि वक्फ बिल से कई दलों का सपना चकनाचूर होगा। मांझी ने यह भी कहा कि कई पार्टियों ने मुसलमानों को भड़काया। मांझी का यह भी कहना है कि उन्होंने हमारी सरकार करारा जवाब देने जा रही है और देश का हर तबका मोदी जी के साथ है। मुसलमान भी कहेंगे कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये जीतन राम मांझी का पोस्ट एक्स पर, जो आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों को लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में मुसलमान भाई भी यही कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, और उन्होंने साथ में विपक्ष पर करारा हमला भी बोला है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होगा और उसके पहले दावे प्रतिदावे का दौर तेज है। विपक्ष के नेता इसके विरोध की बात कह रहे हैं तो एनडीए नेताओं का कहना है कि हर अच्छी पहल का विरोध होता है। वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बुधवार यानी कि 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होगा और 8 घंटे इस पर चर्चा चलेगी। उसके पहले हलचल तेज है। ईद की नमाज के दौरान काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया गया, तो वहीं इस मुद्दे पर पूरे देश की सियासत भी गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने इसे असंवैधानिक करार दिया। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया। आप भी सुनिए। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है। पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। अब जबकि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पेश होने का समय निर्धारित हो गया है, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बिल के विरोध करने की बात कही है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ संशोधन बिल के विरोधियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। वैसे भी हर अच्छे काम की आलोचना होती है, लेकिन सुधार समय की मांग है और हर सुधार का विरोध होता है। जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। विरोध और समर्थन में उठ रही आवाज के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ संशोधन बिल का मकसद क्या है, तो आइए उसे जानते हैं। वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाना, वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जों को रोकना, वक्फ के कामकाज को सरल बनाना और अतिक्रमण वाली जमीन को खाली कराना। हालांकि कुछ भ्रम ये भी फैलाया गया है कि वक्फ की संपत्तियां सरकार ले लेगी, वक्फ गैर मुस्लिमों के हवाले हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्फ की सारी संपत्तियां वक्फ की ही रहेंगी और संशोधन के बाद मुस्लिमों के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो देखिए 2013 की बात कर ले। देखिए 293 एनडीए की सीट है, जिसमें बीजेपी 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना के पास 7 है, एलजेपी आरबी के पास 5 सीट है और आरएलडी के पास 2 सीट है। इसके साथ ही जनसेना पार्टी के पास 2 सीट है, जेडीएस के पास 2 सीट है, एनसीपी के पास 1 सीट है और अन्य के पास 6 सीट है। कुल मिलाकर के 293 ये सीट है और इस बिल को पास कराने के लिए बहुमत भी काफी है। अब देखिए विपक्ष की बात कर ले तो कुल सीटें 250 है। तो देखिए अभी मौजूदा स्थिति क्या है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो नंबर गेम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। एनडीए खेमे में कितने यहाँ पर संख्या है वो आप देख सकते हैं। कुल 293 एनडीए के पास ये संख्या है। और वहीं विपक्ष की बात करें तो बिल के विरोध में कौन कौन है। देखिए कांग्रेस बिल के विरोध में है, समाजवादी पार्टी बिल के विरोध में है, टीएमसी, डीएमके और इनके पास अभी कितने सांसद हैं वो भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो कांग्रेस के 99 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 37 हैं, टीएमसी से 28 हैं, डीएमके के 22 हैं, वहीं शिवसेना यूबीटी के 9 हैं, एनसीपी शरद पवार के गुट के इधर 8 हैं, सीपीआईएम के 4, आरजेडी के 4 हैं, जेएमएम के 3 और वहीं देखिए आईयूएमएल के 3 हैं। आपकी बात कर लें तो आपकी संख्या 3 है, सीपीआईएमएल 2, जेकेएनसी के 2 हैं, सीपीआई के 2, वीसी के 2, अन्य 7 हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर जो विरोध में होंगे विपक्ष की संख्या की बात करें तो कुल 250 है। और ऐसे में अगर संख्या बल की बात करें तो टीडीपी और जेडीयू इनका समर्थन खासतौर पर एनडीए को चाहिए इस बिल को पेश करने के लिए। तो देखिए और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार कांग्रेस सक्रिय हो गया। आपको बता दें कि संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर के लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने 40 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। कांग्रेस ने 40 में से 7 मुस्लिम चेहरे को जिला अध्यक्ष बनाया है। बड़ी खबर आपको विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां अब बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अब कांग्रेस एक्टिव हो गई है। संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर के लगातार कांग्रेस नए नए फैसले ले रही है। कांग्रेस ने 40 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है और जिसमें मुसलमान चेहरों को इस बार खास तवज्जो दिया गया है, जगह दी गई है। बिहार में इस साल चुनाव होना है और पिछले ही साल अस्तित्व में आई प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, अपना वोट बैंक जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल निशाने पर है मुस्लिम वोटर्स और पीके ने यह दावा किया है कि बीजेपी के डर से मुस्लिम लोग आरजेडी को वोट देते हैं। माथे पर जालीदार टोपी, कंधे पर ईद में पहना जाने वाला पारंपरिक गमछा और मुस्लिम समर्थकों से घिरे प्रशांत किशोर। ये तस्वीर रमजान के दौरान की है, जब पीके इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। ईद पर भी पीके ने सीमांचल के मुसलमानों के साथ चांद का दीदार किया। पीके बिहार के अलग अलग मुस्लिम नेताओं से मिले और ईद के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश भी की। अब पीके ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। पीके ने कहा कि बिहार के मुसलमान विकल्प न होने के कारण आरजेडी की बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है। उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना। प्रशांत किशोर का बयान आते ही आरजेडी ने पलटवार में देरी नहीं की। प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है, ये अल्पसंख्यकों को बताने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक समाज सब बातों को जानते हैं और सारे आकलनों के बाद ही लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी पर अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमानों का विश्वास बढ़ा है। जेडीयू का दावा है कि नीतीश ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। हम वोट की राजनीति करते नहीं, हम सेवा की राजनीति करते हैं। जिसको नीतीश कुमार पसंद आएंगे, जिनको लगता है कि हाँ नीतीश कुमार ने काम किया है, जिनको लगता है कि हाँ नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं। मुस्लिम संगठनों के लोग भी मुस्लिम वोटर को ये बताने में लगे हैं कि नीतीश कुमार के बातों पर भरोसा रखना चाहिए।
कभी मुसलमानों के हित का काम नहीं किया। अगर मुसलमानों के हित का काम किया है तो सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी और पूरे बिहार में जो ये गंगा जमनी तहजीब हमारी है उसको कायम रखा है। वैसे तो नीतीश कुमार को भी मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, पर पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटर्स को आरजेडी का समर्थक माना जाता है। पर पीके अब इसे अपने पाले में करने की जुगत में है। उनके इस दावे के पीछे का कारण नवंबर में हुए उपचुनाव के नतीजे भी हो सकते हैं। पिछले साल 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में भले ही पीके की पार्टी ने जीत हासिल नहीं की, पर 2 सीटों पर जन सुराज का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। रामगढ़ में जन सुराज उम्मीदवार को 6000 से ज्यादा वोट मिले। इसी तरह इमामगंज में जन सुराज उम्मीदवार को 37,000 से ज्यादा वोट मिले, वो भी तब जब पीके की पार्टी को अस्तित्व में आए कुछ ही दिन हुए थे। जाहिर सी बात है, जन सुराज के आने से आरजेडी को काफी नुकसान हुआ और अब प्रशांत किशोर इसी वोट बैंक को और बढ़ावे के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो अमित शाह के आरजेडी पर हमले का जवाब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 दिन के बाद दिया है। तेजस्वी यादव ने पलटवार कर सियासी माहौल को गरमा दिया। अमित शाह विकास कार्यों का लेखा जोखा देकर और विपक्ष पर निशाना साधकर 30 मार्च को ही वापस लौट गए। अब 2 दिन बाद उनके बयान पर वार पलटवार तेज है। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं थी। यादव जी का सरकार पे बरसना ये उनके हताशा और निराशा वाला बयान है। अमित शाह ने अपने बिहार दौरे के दौरान लालू राबड़ी सरकार पर तंज कसते हुए सवाल पूछा था। अब तेजस्वी यादव अपने उप मुख्यमंत्री काल के दौरान हुए काम को गिना रहे हैं। साथ में नीतीश सरकार के 20 साल के शासन में हुए अपराध के आंकड़े भी जोड़ रहे हैं, जिसका जवाब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उसी अंदाज में दिया। हम थे तो 5 लाख को सरकारी नौकरी मिला, नियुक्ति पत्र बटा 3.5 लाख प्रक्रियाधीन रहे। उसी का कॉपी करके लोग हर जगह नियुक्ति पत्र आने लगे, बांटने लगे। इसके बारे में बताना चाहिए कि बिहार के कितने लोगों को नौकरी और रोजगार इन्होंने दिया। अगर मर्जी हो बहस करने का तो जहां अवैध तरीके से दानापुर ब्लॉक के धनौती गांव में आपने संपत्ति जमा किया है, चलिए उस प्लॉट पर हम चलने को तैयार हैं। नहीं तो राघोपुर के जुड़ावनपुर गांव चलिए, आपको एहसास करा देंगे कि बिहार किन मामलों में आगे है। आपको कहां बर्दाश्त होगा। चुनावी साल में सियासी माहौल गर्म है और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। अपने अपने आंकड़े और बयानों के जरिए खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिशें तेज हैं, जिसके भविष्य में और ज्यादा तेज होने की उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। साल का वो समय फिर आ गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com राइजिंग भारत समिट पर।